एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 4th ऑफ जून है, संडे का दिन है। और आज संडे के ही दिन द हिंदू के साइंस और टेक वाले कॉलम में कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आती हैं जो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करती हैं। साथ ही साथ आपको एसएससी और बैंक की प्रिपरेशन में भी जो बच्चे लगे हुए हैं उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जिन बच्चों का लास्ट मंथ मई के मंथ में आईएएस का प्री जिन्होंने दिया हुआ है आईएएस का, आई होप उनका पेपर अच्छा गया होगा, उनके रिजल्ट भी 100% आए उनकी मेहनत के हिसाब से। ये मैं आपके लिए प्रे करती हूँ। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें हम पहला आर्टिकल लेंगे। जेनेटिक चेंजेस पावर H5N1 वायरस स्प्रेड सीवियरिटी इन एनिमल्स। देखिए, H5N1 का जो स्प्रेड है, वायरस स्प्रेड है, हम कई समय से इसको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप साइंस और टेक रेगुलरली पढ़ते हैं हिंदू का, उसमें बताया गया कि ये इसमें बताया जा चुका है स्टडी के हिसाब से कई बार कि ये स्प्रेड हुआ है एनिमल्स में भी, और इसी तरीके से बर्ड्स में भी इन्फेक्टेड हुआ है काफी बड़े स्केल पे, अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग इलाकों में। मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, इंडिया के बाहर के देशों की बात कर रही हूँ। तो सीवियरिटी का जो लेवल है वो एनिमल से भी उतना ही ज्यादा है जितना कि बर्ड्स में। ठीक है, स्टडी कहती है, अ स्टडी पब्लिश रिसेंटली हैज फाउंड दैट H5N1 वायरस क्लैड 2.3.4.4b। देखिए, जो क्लैड का नाम है ना, ये आप देख तो रहे हैं, लेकिन अगर आप कहें कि ये क्या पूछा जाएगा मैम, सो ऐसा कोई गारंटी नहीं कि आपसे प्री में ऐसा पूछा जाएगा ही फॉर श्योर। लेकिन अगर कोई क्लैड का नाम स्पेसिफिकली बताया जाता है तो आप उसको नोट्स नोट्स में लिख सकते हैं। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और अगर इस तरह की न्यूज़ और इवॉल्व होती है तो मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट बनता है। वैसे भी देखिए, वायरस से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बनता है, आता है, आईएएस में हो या पीसीएस में हो या किसी भी और एग्जामिनेशन में, तो उसके बारे में आपको उसके सारे प्रोज और कॉन्स पता ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोविड के बारे में, कोई भी वायरस स्प्रेड होता है बड़े लेवल पे, बड़े लार्ज स्केल पे, तो आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके इफेक्ट और कहाँ से शुरू होता है, ओरिजिनेशन क्या है, पता ही होना चाहिए। Now, which is spread among wild birds across 30 countries or territories across continents by February 22। ये कह रहे हैं कि जो ये क्लैड का जो वायरस है, जिसका 2344B क्लैड का H5N1 वायरस है, वो किसमें स्प्रेड हुआ है? बर्ड्स में, वाइल्ड बर्ड्स में 30 कंट्रीज के में अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड हो चुका है। और इसके लिए कई कलेक्टेड डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी कलेक्ट किए गए हैं through reassortment with viruses circulating in wild birds in North America। ठीक है, thus reassortment H5N1 viruses are genotypically and phenotypically diverse, these with many causing severe disease। अच्छा, अगर आपसे सवाल इसमें क्या बन सकता है? सवाल ये बन सकता है कि अगर आपको टाइप्स दे दिए, जैसे H5NX दे दिया गया, उसके बाद H5N6 दे दिया गया, H5N1 दे दिया गया, H5N1, या फिर ये आपको इस तरह का 2, 3, 4 भी दे दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस टाइप, कौन से वायरस के टाइप्स हैं। इस तरह का सवाल पहले भी प्री में बना है, जहां पे आपको कई सारे एवियन इन्फ्लुएंजा पे सवाल आया था, जिसमें एवियन इन्फ्लुएंजा या एवियन फ्लू को करके ऐसे दिया गया था। देखिए, फ्लू जो है ना, वो इन्फ्लुएंजा का ही वर्ड से लिया गया एक शब्द है। जो वर्ड लिखते हैं इन्फ्लुएंजा, हम लिखते हैं ऐसे, राइट? तो जो ये फ्लू है ना, इसके बीच से लिया गया है, तो उसी को कहते हैं। आप इन्फ्लुएंजा कहिए या फ्लू कहिए, एक ही बात है। तो ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा है, उसके सब टाइप्स और टाइप्स आपको पता होने चाहिए। उसी के साथ H5N1 हो गया, H5NX हो गया, आपका H5N6 हो गया, जो इन्फेक्शन चाइना में स्प्रेड हुआ और यूके में भी स्प्रेड हुआ है H5N1 में। तो टाइप्स उनको पता होने चाहिए। ये बात तो क्लियर है कि ये स्प्रेड होते होते बर्ड्स से लेकर के एनिमल्स तक भी स्प्रेड हो चुका है, और ये इस पे कई सारी स्टडीज ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो एक खतरे की बात मानी जा सकती है, क्योंकि बर्ड्स को और एनिमल्स को ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करते हैं, राइट? तो अगर इस केस में हम ऐसे किसी बर्ड या एनिमल को कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, उसके मीट को खा रहे हैं, फ्लैश को खा रहे हैं, जो इन्फेक्टेड है, तो ये हमें भी फिर से एक बड़े लेवल पे ह्यूमंस में भी स्प्रेड हो सकता है। तो इस लेवल से ये जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट है। टाइप्स याद रखिएगा प्री के लिए, और मेंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से लोकेशंस पे ये स्प्रेड हो रहा है। इंडिया में इसके लिए कौन-कौन सी पॉलिसीज़ है, कौन-कौन से नॉर्म्स हैं, हम कैसे इससे बच रहे हैं, क्या हमने अडैप्ट किया है इससे बचने के लिए, उसके लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट बनता है। नोट्स में इसको इन्वॉल्व आप कर सकते हैं।
देन इसमें इंपॉर्टेंट जो मैंने स्क्रीनशॉट आपके लिए रखा है, इंपॉर्टेंट क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। द वायरसेस हैव डिस्टिंक्ट इन विट्रो कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग इंक्रीज वायरस replication rates and ability to cause severe disease outcomes and dramatic neurologic involvement in mammalian animal models. The virus has a proclivity to target the central nervous system, says a study published. तो देखिए नर्वस सिस्टम को टारगेट करता है, मैमल्स में स्प्रेड हो सकता है, उसमें एक न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखता है, साथ ही साथ इसको रेप्लिकेशन के जो रेट्स हैं, इसको जो रेप्लिका है बनाने के जो रेट्स हैं वो काफी डाइवर्स हैं। उस केस में क्या होता है, डिजीज और एक से कहते हैं ना कि वायरस एक समय के बाद म्यूटेट कर जाता है, उसके कई टाइप्स में क्रिएट कर जाता है। म्यूटेट का मतलब है उसका सब टाइप क्रिएट हो गया, एक सब लीनियज क्रिएट हो गया। तो सब लीनियज क्रिएट करने के से कोई भी वायरस और ज्यादा घातक या खतरनाक हो सकता है। मैमल्स में जा रहा है या बर्ड्स में जा रहा है, उससे फिर इंसानों में आ सकता है। सो वो पार्ट आप याद रखिएगा। ऐसे पहले भी मैंने कई आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं जहां पर ये बात को मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि February 22 collected different combinations of genes through reassortment with virus circulating in wild birds in North America. The reassortment H5N1 viruses are genotypically and phenotypically diverse. मतलब कहने का मतलब है कि जेनेटिकली और फेनोटिपिकली का मतलब होता है उनके एक्सपोजर के हिसाब से वो काफी डाइवर्स है। और H5N1 क्योंकि बर्ड से फैल रहा है, बर्ड से एनिमल्स में गया है, तो उस केस में ये अगर ये बढ़ता रहा इस लेवल से तो विश्व के कई देशों में, इलाकों में ये इंसानों में भी स्प्रेड कर सकता है। कहने का इनडायरेक्ट मतलब ये है। इसको आप पूरा पढ़िए, तो हिंदू की वेबसाइट पे अवेलेबल है। नेक्स्ट है इंक्रीज रेनफॉल अलोन विद नॉट हेल्प ग्राउंड वाटर रिकवरी। हम सब जानते हैं कि गर्मी का लेवल जब तापमान बढ़ता है तो ऑब्वियसली जो जो भूजल है, पृथ्वी का जो जल है जिसको हम पीने के लिए ही प्रयोग करते हैं और कई चीजों में और भी प्रयोग किया जाता है, उसका लेवल भी गिरता है। जब तापमान बढ़ेगा और बारिश नहीं होगी तो डेफिनेटली ग्राउंड वाटर की जो रिकवरी है वो कम है। लेकिन ये स्टडी कहती है कि इंक्रीज रेनफॉल अगर बढ़ता है सिंगल हैंडेडली, अगर सिर्फ रेनफॉल बढ़ जाता है तो ये हेल्प नहीं करता है ग्राउंड वाटर रिकवरी में। मतलब अगर हम ये सोच लें कि बारिश खूब हो जा रही है, सपोज इस बार आके आ जा रहा था कि एल नीनो की जो घटना हो सकती है, एल नीनो का साल है ये वाला, पर जिस तरह का टेम्परेचर अप एंड डाउन हो रहा है इलाकों में, कहीं बारिश ज्यादा है कहीं कम है, तो लग रहा है कि ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं भी है। स्टडी आगे और भी कुछ कहती है, लेकिन मोटा माटी मतलब इसका ये है कि क्या ग्राउंड वाटर रिकवरी सिर्फ रेनफॉल से हो सकती है। तो अगर आप देखिए यूपीएससी के लेवल से अगर आप सीसी से इसको लाइन को सिर्फ पढ़ें तो कैसे सवाल एक नहीं बनता। सवाल देखिए कैसे बनता है, इंक्रीज रेनफॉल अलोन विल नॉट हेल्प ग्राउंड वाटर रिकवरी। ठीक है, कि सिर्फ रेनफॉल होने से या बारिश ज्यादा होने से या बारिश होने से ग्राउंड वाटर की रिकवरी पॉसिबल नहीं है। और इसको अगर रिवर्स कर दें हम, तो ग्राउंड वाटर रिकवरी इज नॉट पॉसिबल ओनली बाय रेनफॉल। ये भी हम एक क्वेश्चन पे बना सकते हैं। अगर उसमें जस्टिफिकेशन आ जाए आप साइंस और टेक वाले सेक्शन में, और या फिर आपके GS1 वाले सेक्शन में, GS1 के लिए या फिर GS2 के GS3 के लिए अगर इंपॉर्टेंट बना दे, सवाल लिखने को आप लिख सकते हो। इसमें आपका प्रोज एंड कॉन्स पूछेगा, इसमें पूछेगा कि आपका सपोर्ट के सब स्टेटमेंट्स क्या है, क्यों आप कहते हो कि भैया सिंगल हैंडेडली रेनफॉल सफिशिएंट नहीं है ग्राउंड रिकवरी के लिए, ग्राउंड वाटर रिकवरी के लिए, और इसके अगेंस्ट में आपके तर्क क्या है ये भी पूछ सकता है मेंस के लिए। तो देखिए आपने एक आर्टिकल पढ़ा, उससे कई एस्पेक्ट्स आप उससे उसको समझने की कोशिश करिए। तो इसका जो मेन चंक है वो ये है, इस स्क्रीनशॉट में, इस पिक्चर में सब कुछ है जो आपको इस आर्टिकल में पढ़ना है। इम्पेरेटिव टू रिड्यूस ग्राउंड वाटर यूज फॉर इरिगेशन, द प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन मॉनसून विल बी इनसफिशिएंट इफ देयर इज अ कंटिन्यूड यूज ऑफ ग्राउंड वाटर एट करंट लेवल्स फॉर इरिगेशन। वो देखिए यह पिक्चर ही बनी हुई है कि इंक्रीज रेनफॉल कैन ओनली हेल्प रिकवर अबाउट 50% ऑफ ग्राउंड वाटर लॉस इन द लास्ट 2 डेकेड्स। मतलब लास्ट के 20 सालों में जितना ग्राउंड वाटर जिस हद तक, जिस लेवल से हम यूज कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, उस केस में अगर सिर्फ आप डिपेंडेंट हो जाएंगे मॉनसून पे तो वो सिर्फ 50% तक ही उसकी रिकवरी कर सकता है, उससे ज्यादा की नहीं। क्योंकि आप जो कि अगर आपको पता हो कि कंट्रीब्यूशन के लेवल पे सिर्फ एक चौथाई जितना बारिश का पानी पृथ्वी पर गिरता है उससे एक चौथाई से भी कम ग्राउंड वाटर के नीचे जा पाता है।
मतलब जमीन की सतह से नीचे जा पाता है। हम सब जानते हैं कि सॉइल की जो लेयर्स हैं, कई सारे लेयर्स में डिवाइड है। हमारी पृथ्वी की जो क्रस्ट है, अपर क्रस्ट है, वो कई सारी लेयर्स में डिवाइडेड है। तो जब उसके ऊपर ऑलरेडी देखिए हमने सड़कें बना रखी हैं, हमने घर बना रखे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हमने बड़े गड्ढे खोद रखे हैं कि पानी सीधे गया और नीचे वाली लेयर में चला गया, ऐसा तो नहीं है। तो धीमे धीमे रिश्ते रिश्ते उसको नीचे की लेयर तक पहुंचने में लगता है समय। और उस केस और ऐसा तो नहीं कि हम एग्जॉस्ट नहीं कर रहे हैं, एग्जॉस्ट भी कर रहे हैं हम साथ के साथ। तो एग्जॉस्ट करना के जो परसेंटेज ज्यादा है और सीपिन जो नीचे पहुंचने का परसेंटेज कम है। तो उस केस में कह रहे हैं कि जो 20 लास्ट के 20 सालों में जितना एग्जॉस्ट किया है ग्राउंड वाटर को, तो उस केस में सिर्फ बारिश से उसको बराबरी मिल जाएगी, रिकवरी मिल जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर कहते हैं बिटवीन 2002 एंड 2022 अबाउट 95% ऑफ इंडियाज ग्राउंड वाटर डिप्लेशन अकर्ड इन नॉर्थ इंडिया। और सबसे ज्यादा जो डिप्लेशन है वो नॉर्थ इंडिया में ही देखने को मिला है, मतलब उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा भी आप थोड़ा पार्ट कवर कर सकते हैं। आप थोड़ा सा इधर आप जैसे पंजाब की साइड जा सकते हैं। तो ये पूरा जो आर्च है ना, जो इतना आर्च में जो जगह फैली हुई उत्तर भारत को जहाँ हम कवर करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश तो हमारा सेंट्रल इंडिया में आता है। नॉर्थ में हमारा दिल्ली वाला पार्ट, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, ये वाले इलाके आते हैं। तो उस केस में 95% का जो इंडिया का ग्राउंड वाटर डिप्लेशन है वो इसी इलाके में हुआ है। अच्छा, डिप्लेशन का मेन कारण क्या है? अगर आप सवाल देखिए या पिक्चर बनी है, सीधे सीधे कारण क्या है? इरिगेशन। इरिगेशन में जो हम ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं, सबसे ज्यादा जो हम ग्राउंड वाटर यूज करते हैं इरिगेशन में, उसका उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी खराब है। इसीलिए इरिगेशन के टाइप्स को बदलने की बात की जाती है कि हम स्प्रिंकल इरिगेशन को यूज करें। देखिए यहाँ से क्या इस पिक्चर में क्या दिखा रहे हैं कि एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, ट्यूब से मोटे लेवल का पानी यहाँ पे गिर रहा है और इसी इसी तरीके से आगे खेतों में जाएगा। बट क्या वाकई इतना पानी निकाल करके और खेतों तक पहुंचाना फिजिबल है? क्या वाकई में इतना पानी लगता है खेती में? स्प्रिंकल इरिगेशन की बात क्यों की जाती है, तो वो भी एक अलग टॉपिक है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि हम एग्जॉस्ट बड़े लेवल पे कर रहे हैं, वेदर वो यूज हो रहा है नहीं हो रहा वो अलग कहानी है। बट हम एग्जॉस्ट ज्यादा कर रहे हैं। उस केस में सिर्फ अगर बारिश से आप सोचते हो कि रिकवरी होगी, दैट्स नॉट पॉसिबल। नाउ वार्मिंग क्लाइमेट विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। और ये चीज और भी आ गई कि क्लाइमेट के गर्म होने, वार्मिंग होने से, क्लाइमेट का जो तापमान बढ़ने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सूखा पड़ता है, जी नहीं। फ्लड्स मतलब ऐसा बारिश जब होगी, बहुत बारिश होने के भी चांसेस बढ़ते हैं, तो फ्लड्स क्रिएट किए जाते हैं और ड्रॉट्स तो होते ही हैं। तो ये केस एक दोनों सिचुएशन है यहाँ पर, ड्रॉट भी में सूखा भी पड़ता है और फ्लड्स भी आते हैं। वार्मिंग क्लाइमेट विल ऑल्सो इंक्रीज अमाउंट ऑफ समर मानसून रेनफॉल दैट नॉर्थ इंडिया विल रिसीव। Summer monsoon rainfall, which is projected to increase by 6 to 8%, can help recover the lost groundwater. Use of groundwater from the deeper aquifers in the Indo-Gangetic प्लेन, मैं तो इसे गंगा बोल रही हूँ, इंडो गंगा प्लेन ही बोल सकते हैं आप। तो इंडो गंगा प्लेन विल मेक इट हार्ड फॉर इट्स रिकवरी फ्रॉम इंक्रीज रेनफॉल। तो ये सारे जो फैक्ट हैं, कभी कभी ये सारे के सारे फैक्ट आपसे प्री में एज इट इज पूछे जाते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज आपको कंफ्यूजन तब लगेंगे जब आपने पढ़े नहीं होंगे। तो मेरी सलाह हमेशा ये रहती है कि कभी भी आर्टिकल्स आप उठाओ तो डिटेल में पढ़ो, कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, और ऐसा पढ़ो कि आगे के कई सब्जेक्ट में कनेक्ट हो सको। Now, so recovery of depleted water, groundwater in North India will be insufficient if groundwater is not conserved. लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आपने पानी को कंजर्व नहीं किया, बचाया नहीं, सेव नहीं किया, तो आप कितना भी बारिश का पानी लो, इनसफिशियंट ही रहेगा। There is a crucial need to restrict unsustainable groundwater use for irrigation. और ये पॉइंट यहाँ पे उठाया गया है, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं अभी, कि इरिगेशन में जो बहुत ही ज्यादा पानी को एग्जॉस्ट किया जा रहा है अनवांटेड तरीके से, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। इसीलिए सिंचाई के माध्यमों को चेंज करने की बात होती है, सिंचाई के टाइप्स को बदलने की बात होती है, ताकि आप पानी को सदुपयोग पानी का किया जा सके। पानी को इस तरीके से बस ट्यूबवेल लगा दिए, पानी बहा दिया खेतों में, ये सब ना हो। क्योंकि इससे क्या होता है, सालों में, वर्षों में ग्राउंड वाटर का लेवल डबल होता है, ऊपर आता है, और फिर दिक्कत हम ही लोगों को होगी। तो ये एक स्टडी है जिसको आप पढ़ सकते हैं, काफी हेल्पफुल है, और नोट्स भी बनाइए इसके आप। Next है study reveals butterflies biogeographic origins. So biogeographic origins को लेकर के इसमें काफी जगहों की बात की गई है जहां पर बटरफ्लाइज को कहां से कहां डिस्पर्स देखा जा सकता है, कहां कहां उनका फैलाव है। नॉर्थ अमेरिका टू एशिया में बहुत सारे अलग अलग तरह के बटरफ्लाइज मिलते हैं, और ये कब से है, ये 16 मिलियन ईयर्स अगो से ये जो कहानी चली आ रही है।
उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है रिसर्च के हेल्प से, आप इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि कभी कभी इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें कोई कोई अम, कोई स्पीशीज तो नहीं बताई, कोई टाइप तो नहीं बताया बर्ड्स में बटरफ्लाईज का, लेकिन हाँ इकोलॉजिकल चेंजेस के हिसाब से अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, एशिया में जिनका कवरेज है उसके बारे में आर्टिकल है। इसको आप पढ़ें, इसमें आपको इंपॉर्टेंट जो चीजें लगी आप इसको नोट्स मेकिंग में यूज कर सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल में इसमें ज्यादा कुछ मैं डिस्कस करने लायक नहीं है, बट ये है कि डेटा है, आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। पहले भी मैंने बटरफ्लाईज पे, उनकी टाइप्स पे एक आर्टिकल आया था हिंदू में ही, आप चाहें तो गो थ्रू कर सकते हैं, लिंक मैं शेयर कर दूंगी। उसमें टाइप्स बताई गई थी बटरफ्लाईज की। आई होप कि वो हेल्पफुल रही होंगी आपके प्री एग्जामिनेशन में, क्योंकि इस तरह के टाइप्स बटरफ्लाईज की भी पूछी जाती हैं अगर हिंदू में आ रहा है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है जो छोटे वाले बॉक्सेस आते हैं राइट हैंड साइड में, दो तीन बॉक्सेस होते हैं, उसकी न्यूज है, जिसमें पहला न्यूज कहता है हेल्थ सेल्फ हीलिंग इन मल्टी लेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पहला ये है। दूसरा है लो टेम्परेचर मेथड्स फॉर 3D प्रिंटिंग ऑफ नैनो स्केल ग्लास एंड MRI डेटा रिवील्स कनेक्शंस बिटवीन हार्ट ब्रेन एंड हेल्थ। MRI डेटा आप देखिए, न्यूज न्यूज में ज्यादा घुसने के बजाय उसमें से ये निकाल लेना कि आपकी प्रिपरेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है, वही क्वालिटी होती है न्यूज पढ़ने की। अब हम इस इन तीनों आर्टिकल्स में हम ये समझेंगे मिल करके कि एक्चुअली से पढ़ा क्या जाए। मुझसे बहुत सारे बच्चे हमेशा ही सवाल पूछते हैं कि मैम मैं आपने एक्सप्लेन किया समझ में आया, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे पता करें, ठीक है। तो देखते हैं सेल्फ हीलिंग इन मल्टी लेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सेल्फ हीलिंग मतलब खुद को हील करना इन मल्टी लेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, और ये किससे हेल्पफुल है, मल्टी लेयर सॉफ्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से। वो कह रहे हैं कि खुद की सेल्फ हीलिंग पॉसिबल है, कैसे, बाय कंबाइनिंग टू डायनेमिक पॉलीमर्स। रिसर्चर्स प्रेजेंट अ न्यू मेथड फॉर अचीविंग autonomous realignment and self-healing in multi-layered soft electronic devices and robots, according to a new study science. Science में छपा है like human skin self-healing polymers allow soft electronic and robotic devices to recover autonomously from various forms of damage. अब ध्यान दीजिएगा कि देखिए आजकल हम जो जिस दुनिया में हैं, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, वहां पे एआई की बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, यहाँ भी वही चीज बात हो रही है, रोबोट्स की बात हो रही है, सॉफ्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, ऑटोनोमसली यूज्ड प्रोडक्ट की बात हो रही है, जो जो वेरियस डैमेज भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। Now, achieving autonomous realignment and self-healing in complex multi-layers of devices has remained a challenge. तो कह रहे हैं कि इन रोबोट्स को अगर हम टेक्निकली इवॉल्व करें और मल्टी लेयर्स में क्रिएट कर लें, उनकी कई सतहों पे लगा के, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, क्रिएट किया जाए, तो उनको सेल्फ हीलिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो इस अगर आपसे ये पूछा जाए कि सेल्फ हीलिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर हेल्पफुल इन सेल्फ हीलिंग, सपोज करिए कि ये मैं यहाँ पे सेंटेंस चेंज कर देती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं कि सेल्फ हीलिंग is possible with the help of electronic devices, or electronic devices may help human beings in self healing। तो आप सोचोगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेल्फ हीलिंग कैसे हो सकती है, नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो देखिए स्टेटमेंट से ही आंसर बनता है। जिस दुनिया में हम रहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जहाँ रहते हैं, वह रोबोट्स की बात होती है, गैजेट्स की बात होती है, जो आपको सब कुछ करके दे रहे हैं। चैट जीपीटी को तो हम समझ ही चुके हैं। तो उस केस में अगर ये चीज कही जा रही, तो यस इट इज पॉसिबल, एंड दीज आर कंटेंटेड विद पॉलीमर्स, डायनेमिक पॉलीमर्स को यहाँ यूज किया जाता है। शब्द यहाँ पे क्या है, समझने वाला शब्द क्या है, पॉलीमर क्या चीज होती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स में आप ऐड ऑन कर सकते हैं साइंस के लेवल पे कि पॉलीमर्स क्या है। डायनेमिक पॉलीमर्स को यूज करके क्या हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं क्या, ये सवाल है। तो टॉपिक हुआ हमारा पॉलीमर्स। अब इसमें क्या है टॉपिक, लो टेम्परेचर मेथड्स फॉर 3D प्रिंटिंग ऑफ नैनो स्केल ग्लास। अब बिना पढ़े नैनो स्केल क्या चीज होती है ये हमको पता होना चाहिए, 3D प्रिंटिंग क्या है ये हमको पता होना चाहिए। टॉपिक से उठा लो, मत पढ़ो पूरा का न्यूज, लेकिन देख लो कि क्या 3D प्रिंटिंग आपको पता है, क्या आपको ये पता है कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी बनाए नैनो स्केल, राइट। तो अगर आपने ये दो चीजें नोट्स में ऐड ऑन कर ली, तो अगर आपसे रैंडमली कहीं पूछ लिया जाए, क्योंकि एज इट इज न्यूज तो आएगी नहीं, सिर्फ आपकी नॉलेज, डीप नॉलेज को चेक करने पे क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। सो आपको ये पता करना है कि 3D प्रिंटिंग क्या है, राइट, कहाँ से शुरुआत हुई, एक्चुअली 3D प्रिंटिंग का ओरिजिनेशन क्या है, और साथ ही साथ नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो स्केल ग्लास क्या है। ये न्यूज कहती है a hybrid or organic inorganic polymer resin enables 3D printing of nanoscale optical grade glass at temperatures roughly half of what approach is required. As per study science, the approach will be help redefine free form manufacturing of silica glass,
कन्वेंशनल ग्लास मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स लिमिट हाउ स्मॉल अ कंपोनेंट कैन बी मेड। तो कह रहे हैं कि लो टेम्परेचर मेथड को यूज करके हम 3D प्रिंटिंग करने के लिए हम एक नैनो ग्लास को यूज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हम 3D प्रिंटिंग के को इजी करने के लिए एक मेथड बना सकते हैं। ये न्यूज ये कहना चाह रही है, ठीक है। नाउ थर्ड है कि एमआरआई डेटा रिवील्स कनेक्शन बिटवीन हार्ट ब्रेन हेल्थ। तो क्या कोई हार्ट और ब्रेन में कोई क्या कनेक्शन होता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल होता है। ब्रेन और हार्ट में बिल्कुल एक नॉर्मल एक नेचुरल साइंस की जब बात करें, नेचुरल जो दुनिया जो ऊपर हमको जैसे बनाया है, yes there is a connection between heart and brain. Of course there is a connection. However, MRI data reveals connections between heart, brain and health. तो इसमें कह रहे हैं कि यूके बायोबैंक participants reveals the intertwined intertwined nature of heart and brain health science में छपा है. The findings provide insight into a multi-organ perspective on human health and could help identify new potential therapeutic targets. Cardiovascular disease have been implicated in the pathology of several brain diseases, and patients with mental and cognitive problems show an increased incident of cardiovascular diseases. ठीक है, तो स्टडी अगर आप ना भी पढ़े सिविल लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एमआरआई क्या चीज होती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई, राइट। उसके बाद व्हाट इज द टेक्नोलॉजी यूज बिहाइंड एमआरआई। एक्चुअली एमआरआई और सीटी स्कैन में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। दो वर्ड यूज होते हैं, एमआरआई एंड सीटी। तो एमआरआई एंड सीटी में क्या फर्क होता है, और इफ देयर इज अ डिस्कशन अबाउट, देयर इज अ एनालिसिस अवेलेबल अबाउट हार्ट एंड ब्रेन, यू कैन चेक विद दैट। तो तीन चीजें मिल गई हमको। क्या पॉलीमर्स क्या होते हैं, 3D प्रिंटिंग क्या होती है, नैनो स्केल नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, एमआरआई और सीटी स्कैन क्या चीज होते हैं। इन तीनों से निकाल के अगर आप पढ़ लेते हैं, मेरी गारंटी है कि सवाल बनेगा तो इन्हीं टॉपिक से बनता है और आप आराम से उसको आंसर कर पाएंगे, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, ठीक है। नाउ व्हाई इज इंडिया रीथिंकिंग इट्स एन एनीमिया पॉलिसी। तो ये जो न्यूज है वो एफएक्यू में छपी है। उसके नेक्स्ट पेज में एक सेक्शन आता है एफएक्यू का, उसमें ये न्यूज है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको डिस्कस करें, कोई डाउट हो मुझसे पूछे। इसमें क्या एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, रिसर्च क्या कह रहा है कि इंडिया अपनी एनीमिया पॉलिसी में रीथिंक क्यों करना चाह रही है, राइट, क्या चाह रहा है। Why are anemia estimates being shifted from National Family Health Survey to Diet and Biomarker Survey? तो इसके लिए ये पूरा पढ़ना जरूरी है कि एनीमिया पॉलिसी एक्चुअली क्या है और इंडिया इसको क्यों मूव करना चाहता है फ्रॉम एनएफएचएस से सीधे आप डाइट और बायोमार्कर सर्वे पे क्यों लाना चाहते हैं। एनीमिया किन किन चीजों से होता है, किन चीजों की कमी से मतलब होता है एनीमिया, और हमारा परसेंटेज क्या है, इसके ऊपर पूरा अच्छा सा आर्टिकल ये दिया हुआ है। कॉजेज भी हैं इसमें एनीमिया के, आप इसको गो थ्रू जरूर करें। और ये आपके मेंस में हेल्थ वाले सेक्शन में इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसमें सवाल बन सकता है। प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि बायोमार्कर सर्वे क्या होते हैं, बायोमार्कर सर्वे क्या चीज है, एनएफएचएस क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या है, कौन कंडक्ट करवाता है, कौन सी लास्ट स्टडीज में अवेलेबल है। तो इसके लिए पढ़ना ही जरूरी है, ठीक है। इसको आप और इवॉल्व करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है व्हाट प्रमोटेड द चेंज विल अ डाइटरी सर्वे हेल्प, और उसके साथ ही साथ फोकस ऑन एनीमिया, ठीक है। एनीमिया को लेकर के हमारे देश में बहुत सारा डेटा पहले भी अवेलेबल था, फीमेल्स को लेकर के बेसिकली। और डाइट एंड बायोमार्कर सर्वे जो इंडिया DABS1I, सॉरी अगर आपसे पूछ लिया जाए DABS क्या है, विच इज डाइट एंड बायोमार्कर सर्विस, इसको भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट इसको लॉन्च किया गया था डाइट और न्यूट्रिशन के लिए, जिसमें इसको मूव कर दिया गया है। तो एनएफएचएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस हटा करके इसको बायोमार्कर सर्वे में क्यों डाला गया है, और एनीमिया किन किन चीजों से होता है, ये हमको पता होना जरूरी है, प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसको डिस्कस कर सकती हूँ बट मैं क्यों नहीं करी, ताकि आप इसे पढ़ें और अगर आपको कोई डाउट आता है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। इट्स अ होमवर्क फॉर यू, इट्स अ एफएक्यू एक्चुअली, इट्स नॉट एन आर्टिकल इन साइंस एंड टेक, इट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में ये आया है। नाउ नेक्स्ट इज आर सेफगार्ड्स नीडेड टू मेक एआई सिस्टम सेफ। अच्छा, एक डिस्कशन हुआ अमेरिका में, उसमें उसके बाद एक आर्टिकल बनकर के आया, एक स्टडी बनकर के आई एआई के लिए, उसको हम समझते हैं। आर सेफगार्ड्स नीडेड टू मेक एआई सिस्टम सेफ, मतलब कहना चाह रहा है आर्टिकल कि क्या एआई के लिए भी कोई सेफगार्ड सिस्टम होने चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे एआई को भी हम सेफगार्ड कर सकें। फिर कुछ क्वेश्चंस उठाता है आर्टिकल, व्हाट आर द प्रोमिसेस एंड पिटफॉल्स ऑफ एडवांसेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, why are experts seeking regulation to govern specific AI use cases, can tool like chatbot influence people's opinion more than social media, do big tech firms consider AI safety a priority। तो ये कई सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस यकीन मानिए इस साल आपके मेंस में आना तय है, जिनका प्री क्लियर होगा। और जो लोग अगले साल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पढ़ना बेहद जरूरी है।
एआई को आप मिस नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत आर्टिकल्स इस साल आए हैं, काफी डिस्कशन हुआ है, तो मेरी उम्मीद से पूछा जाएगा ही जाएगा। नाउ इस एक्सपर्ट सेज होना चाहिए, से नहीं। एक्सपर्ट सेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स कैन बिहेव इन अनप्रेडिक्टेबल एंड डेंजरस वेज। ये कहना चाहते हैं एक्सपर्ट कि एआई जो सिस्टम है वो बिहेव कर सकता है अनप्रिडिक्टेबल डेंजरस वे में भी में बिहेव कर सकता है, एंड दैट्स क्वाइट ट्रू। अगर आप उसके ऊपर उसको ज्यादा आप एक्सपोजर देंगे तो वो काफी खतरनाक हो सकता है, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर बनाया तो हम ही नहीं है, लेकिन उसका जो कवरेज है वो काफी वाइड है, इसलिए वो डेंजरस हो सकता है। नाउ एक्सपर्ट सेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बिहेव इन अनप्रिडिक्टेबल एंड डेंजरस वे। क्वेश्चन भी बन सकता है, क्या वैसे सहमत है या नहीं है? सवाल पे आंसर करिए, 250 वर्ड लिखने होंगे, आपको क्लियरिफिकेशन देना होगा। Now the story so far on May 30th, Center for AI Safety। अब हुआ क्या, कहानी क्या हुई इसके ऊपर कि Center for AI Safety issued a terse statement aimed at opening a discussion around possible existential risks arising out of AI. Mitigating the risk of extension from AI should be a global priority alongside the societal scale risks such as the pandemics and nuclear war। मतलब कहना चाह रही है, स्टेटमेंट कहाँ से आया हुआ है? अगर आप देखें, सीईओ ऑफ ओपन एआई, सीईओ ऑफ डेमिस हेसाबिस और बहुत सारी कंपनीज के सीईओ ने इस बात को बोला, एमआईटी, स्टैनफोर्ड। तो अमेरिका के कई सीईओज ने और कई कहना चाहिए इंटेलिजेंट लोगों ने इस बात को कहा कि एआई के लिए भी हमको कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे हमारा रिस्क ऑफ एक्सटेंशन ना बढ़े और हमारा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ना पैदा हो। इसको कम करने के लिए हमको इसके आसपास कोई सिक्योरिटी नॉर्म्स बनाने चाहिए, ताकि कोई पैंडेमिक क्रिएट ना हो, कोई न्यूक्लियर वॉर क्रिएट ना हो जिसको हम कंट्रोल ना कर सके। बहुत बड़ी बात है एक्चुअली एआई के लेके जो आजकल कियोस चल रहा है। कियोस सही है, गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए सही नॉर्म्स पे काम करना, उनको इम्प्लीमेंट करना दो अलग अलग चीजें हैं। नाउ कॉन्टेक्स्ट क्या है स्टेटमेंट का? The CAIS statement endorsed by high-profile tech leaders comes just 2 weeks after Mr. Altman, along with IBM's Chief Privacy Officer Christina Montgomery and AI scientist Gary Marcus, testified before the US Senate Committee on the Promises and Pitfalls of Advances in AI। उन्होंने कहा एक हियरिंग में कि OpenAI's co-founder urged lawmakers to intervene and place safeguards to ensure the safety of AI systems। He specifically suggested the committee look into a combination of software licensing, testing requirements for AI models above a certain threshold। ठीक है, अच्छा, अब है कि हम इस सेफ्टी प्रॉब्लम को एड्रेस कैसे करें। तो उन्होंने कहा एक्सपर्ट सजेस्ट ऑडिट ऑफ एआई सिस्टम। सभी एआई सिस्टम्स का अगर ऑडिट किया जाए तो हम पता कर सकते हैं कि एक्चुअली वो इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिट टीम की हेल्प लेकर के कि एक्चुअली वो कैसा काम कर रहा है, उसका कवरेज क्या है और एक्चुअली उसके थ्रेट क्या क्या है। तो एआई के ऊपर ये बहुत बढ़िया आर्टिकल छपा हुआ है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप पूरा गो थ्रू करें, और जिनको ये नहीं पता है कि एआई एक्चुअली क्या है, बात क्या हो रही है, तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को आप दे सकते हैं। चैट जीपीटी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। और ऑब्वियसली गूगल बाबा हैं, आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी नॉलेज के हिसाब से। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डेली न्यूज एनालिसिस साइंस और टेक का। पर आज का डिस्कशन एंड करेंगे हम इस न्यूज से जो फ्रंट की न्यूज है, फ्रंट पेज पे छपी है। बालासोर रेलवे ट्रेजेडी टोल्स राइजेस टू 288। देखिए बहुत दुखद घटना है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में ट्रेन एक्सीडेंट्स और रेलवे एक्सीडेंट्स की जो बात होती है, जो ये डीरेल, जो कोचेस डीरेल हो जाती हैं, आपस में भिड़ती हैं और एक बड़ा एक्सीडेंट लेती हैं, इसके ऊपर कई स्टडीज हो चुकी हैं, डिस्कशन हो चुका है। पर मेरी आपसे सलाह ये है कि अपने नॉलेज पैराडाइम को आप एक्सपैंड करें। तो मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके क्या हम इन ट्रेजेडीज को कम कर सकते हैं? अभी हमने एआई के बारे में समझ रहे हैं, राइट? एआई के नुकसान तो है, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि शालीमार चेन्नई कोरमंडल एक्सप्रेस जो थी, उसने एक गलत ट्रैक लिया, एक गलत रास्ता लिया और बाद में जाकर के क्रैश कर गई गुड्स ट्रेन के साथ, और उसके बाद पूरी स्पीड में थी और इतने सारे लोग मरे। तो अगर क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जैसे कई देशों में यूज होती है टेक्नोलॉजी ये, तो इस तरह के इंसिडेंसेस को रोकने के लिए, ऐसे ऐसे दुर्घटनाएं पहले भी हुई हैं हमारे देश में, तो क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके इसको कम
कर सकते हैं क्या? तो जैसे आपका ये जो जो ये घटना है, ये आपके GS 4 के लिए जिसमें एथिक्स वाला पेपर आता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी के लिए जहाँ पे एथिक्स के मामले में पूछ सकते हैं और आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, या अगर आप IAS हैं किसी इलाके में और आपको वहां एक घटना होती है और तब आप कैसे रिएक्ट करेंगे उसके बारे में GS 4 के लिए घटना इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ रियल टाइम में GS 1 के लिए और GS 3 के लिए इंपॉर्टेंट बनती है, जहाँ पे पूछा जा सकता है कि भाई अगर आर्टि इसका तरीका क्या है, इसको कैसे कम किया जा सकता है। एंड बीइंग अ सिविल सर्वेंट आपको आपको थोड़ा दिमाग तो लगाना ही चाहिए कि अगर हम किसी जगह पोस्टेड हैं वहां ऐसी घटना घटती है, या फिर अगर इतने लेवल पे घटनाएं ऑलरेडी हो रही हैं, हमारे पास रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, तो हम क्या इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं जिससे इन घटनाओं को कम किया जा सके। कोई अगर आपसे पूछता है कि इनको रोका जा सकता है, तो 100% रोकना तो मुश्किल है, पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, अगर हमारा सिस्टम बहुत बढ़िया है, हम बिल्कुल नेक टू नेक काम करते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर हम चाहें कि इनको कम करना चाहते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या सोल्यूशन हो सकता है? तो आप क्या हम AI को यूज करके इसको कम कर सकते हैं? जरूर सोचिएगा, और इसको सोचने के साथ इस पूरी न्यूज को आप पढ़िएगा, अपने नोट्स प्रिपरेशन करिएगा, सो दैट कि आपका जो नॉलेज एक्सपेंशन भी हो सके और आप दूसरे केसेस के बारे में भी सोच सकें एक दूसरी न्यूज को यूज करते हुए। वैसे अगर आप सिंगल हैंडेडली AI को पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता कि एक्चुअली क्या चीज है, लेकिन जब आप इसको रियल टाइम प्रॉब्लम में लगा के सोचते हो ना कि भैया इसको यूज कहाँ किया जा सकता है, इसके फायदे तो हैं, इसके नुकसान भी हैं, लेकिन इसको कहाँ यूज करें, AI को यूज करके हमारे देश में हम क्या चेंजेस ला सकते हैं, उस दिशा में अगर आप सोचेंगे तो आपकी तैयारी भी होती चलेगी, आपका नॉलेज पैराडाइम बदलेगा, सोचने का तरीका बदलेगा, और आप लॉन्ग रन में एक अच्छे सिविल सर्वेंट बनने की उम्मीद रख सकते हैं। तो आई होप ये आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, और आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक हूँ, आगे और भी जाऊंगी आगे। आई एम प्रीटी श्योर यू वुड बी हेल्पिंग मी अराउंड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहिए।